हेलो गाइस, दिस इज़ नितिन ढींगरा और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 9, चैप्टर नंबर 9। और चैप्टर का नेम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस जो लेक्चर हम कर रहे हैं, इस लेक्चर में इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे और कंसेप्ट आपके ब्रिलियंट बना देंगे। बढ़िया से अच्छे से सीखो और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कर देना, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि फोर्स क्या होती है। फोर्स, आई होप गाइस यू नो फोर्स क्या होती है। फोर्स की डेफिनेशन क्या है? फोर्स एक एक धक्का है या एक खींचना है। मींस फोर्स इज ए पुश और अ पुल, मतलब धक्का मारना या किसी चीज़ को खींचना। फोर्स इज ए पुश और अ पुल विच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर कोई मैं कुछ धक्का लगाऊं या किसी चीज़ को खींचूं और वो उस चीज़ की पोजीशन को चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? फोर्स। राइट स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ। देखो ये फ़ोटो, देखो इस फोटो में ये बच्चा जो है, एक बच्चा उसको धक्का मार रहा है, एक बच्चा ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। तो दोनों चीज़ें हैं, धक्का मारना और खींचना। इन दोनों के दो केसेस में क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। तो राइट स्टूडेंट्स, तो फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुश और अ पुल विच मे और मे नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो मैंने ये डेफिनेशन बोली है ये आप नोट डाउन कर सकते हो और अपने एग्जाम में लिख भी सकते हो। अच्छा, और क्या कर सकती है फोर्स? देखो एक फोर्स जो है, मैं लिखता हूँ, फोर्स क्या कर सकती है? पोजीशन चेंज कर सकती है ना। पोजीशन चेंज हो सकती है फोर्स से, राइट। और क्या हो सकता है? शेप चेंज हो सकती है, यस। जैसे शेप कैसे चेंज होती है? जैसे खाना बनाने से पहले हम आटा गूंथते हैं, जो आटा होता है उसको आप फोर्स लगाते हो, ऐसे ऐसे लगाते हो, उसकी शेप चेंज होती रहती है। फिर आटा जो बन जाता है, रोटी बनाने से पहले उसको गोल करते हो, फिर ऐसे ऐसे करते हो, वो रोटी बन जाती है। तो फोर्स लगा रहे हो, उसकी शेप चेंज हो रही है। फोर्स से उसका साइज चेंज हो सकता है ना। और डायरेक्शन चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो देखो फोर्स से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। शेप चेंज हो गई, मोशन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, ये सारा कुछ कर सकती है फोर्स, ठीक है। तो और फोर्स की डेफिनेशन क्या बताई? फोर्स इज ए पुश और अ पुल विच मे और मे नॉट चेंज द पोजीशन। और आप इसमें से भी कोई चीज़ लिख सकते हो, विच में चेंज द पोजीशन, विच में चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच में चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच में चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। राइट स्टूडेंट्स, तो फोर्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। धक्का दो या किसी चीज़ को खींचो जिससे उसकी पोजीशन चेंज हो, उसकी शेप चेंज हो, उसका साइज बदल जाए, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। एक क्रिकेट बैट्समैन है, वो बॉल आती है, उसको शॉट लगाता है, जिस डायरेक्शन में शॉट लगाता है बॉल उसी डायरेक्शन में चली जाती है। बॉलर है, फोर्स लगाता है, बॉलर फोर्स लगा के बॉल फेंकता है और जिस डायरेक्शन में बॉल को फेंक रहा है उसी डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारी चीज़ें क्या थी? फोर्स की थी। अच्छा, फिर लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, बट अब बताओ मोशन क्या होता है? मोशन मैंने इससे पहले चैप्टर नंबर 8 मोशन आपको पढ़ा दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है, और आप उसको देख लेना। और आई लिंक बटन पे भी उसको मैं डाल देता हूँ, आप उसको देख लेना। तो मैं आपको बता देता हूँ मोशन क्या होता है। मोशन और एक दूसरी चीज़ होती है उसके पैरेलल जो चलती है, होती है रेस्ट। मोशन और रेस्ट दोनों साथ साथ चलती हैं। मोशन में क्या होता है कि वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, सो इट कीप ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन। जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, अभी मैं मोशन में नहीं हूँ, बट जैसे ही मैं मोशन में आऊँगा तो मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लूँगा। ये देखो, अब मैं आ गया इधर, मैं मोशन में हूँ, मेरी पोजीशन चेंज होगी। फिर मैं आ गया इधर, अब फिर से मेरी पोजीशन चेंज हो गई, मैं अभी आगे आ गया, है ना, मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, अब मैं पीछे जा रहा हूँ। सो मोशन में बी डिफाइंड एज when an object changes its position with respect to time continuously, जब वो चेंज करता रहता है तो उसे मोशन कहते हैं। और रेस्ट किसे कहते हैं? रेस्ट में बी डिफाइंड एज, या एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। कब होगा एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में? वेन एवर इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अब मोशन के लॉज क्या है वो भी पढ़ेंगे। फोर्स मैंने अभी आपको बता ही दिया। अब फोर्स का आपको बताया, फोर्स इज अ पुश और पुल विच मे और मे नॉट चेंज द पोजीशन, शेप और वट एवर, इतनी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। अच्छा, जो फोर्स है, फोर्स के टाइप्स हैं कुछ। कितनी तरह की फोर्स होती है भाई? फोर्स दो तरह की है। एक होती है बैलेंस्ड फोर्स,
एक होती है बैलेंस्ड फोर्स, एक होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स होती है, बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, जिसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। और अनबैलेंस्ड फोर्स वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है। यस, इसमें ऑब्जेक्ट मूव करेगा। सो एक फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगे और वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आए, यानी कि यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं होगी, मोशन नहीं होगी, और यहाँ पे मोशन होगी, मोशन यहाँ पे होगी। राइट स्टूडेंट्स, सो बैलेंस्ड में क्या होगा, दो फोर्स लग रही होंगी। सपोज एक, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, ये कोई एक टेबल है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई टेबल है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कोई टेबल है। इस टेबल पे मैंने कोई बुक रख दी, ये कोई बुक मैंने रख दी है टेबल के ऊपर। ये बुक जो है, ये बुक अभी यहाँ पे पड़ी है, ठीक है, ये यहाँ पे पड़ी ही रह रही है। क्यों पड़ी रह रही है यहाँ पे, ये हिल क्यों नहीं रही, अपने आप आगे पीछे क्यों नहीं जा रही? क्योंकि इसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन सी? एक तो इसकी अपनी खुद की फोर्स है जो नीचे लग रही है, एक इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है जो टेबल के ऊपर की तरफ से लग रही है। जो भी फोर्सेस इसके ऊपर लग रही है ना, वो फोर्सेस बैलेंस्ड है, इसलिए ये मोशन में नहीं है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं। देखो मैं फोटो दिखा देता हूँ। देखो इस फोटो में देखो, जो ये रस्सी खींचने वाले हैं, रस्सी खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रस्सी खींच रहे हैं दोनों साइड से, अगर ये रस्सी सेंटर में ही रहे, किसी एक की तरफ मूव नहीं कर रही, इसका मतलब दोनों के दो फोर्सेस बराबर लगा रहे हैं। देखो इस फोटो में देखो, इधर भी 300 न्यूटन और इधर भी 300 न्यूटन, फोर्स बराबर लग रही है। न्यूटन मतलब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। जब फोर्स दोनों तरफ से बराबर लग रही है तो ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं करेगा। सो इस तरह की फोर्स को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। और इसी केस में अगर रस्सी किसी एक तरफ चली जाती है तो मोशन हो जाएगा, और मोशन हो जाएगा तो इसका मतलब है वो फोर्स कैसी फोर्स है, वो फोर्स है अनबैलेंस्ड फोर्स। राइट स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड फोर्स पढ़ लिया, अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इससे आगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है ये एन, अभी मैं बोलूँगा आप लिख सकते हो, आपकी बुक में हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, बट मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम आप करेक्ट है, वो आप लिख सकते हो। एन ऑब्जेक्ट tries to remain in rest or tries to remain in motion until or unless some external force applied on it। यानी कि एक ऑब्जेक्ट या तो वो चल रहा है तो चलता रहेगा, रुका हुआ है तो रुका रहेगा। कब तक? जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लग जाती तब तक। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला ये टेबल पड़ी है, ये बुक पड़ी है टेबल पे, और ये बुक यहाँ पे तब तक पड़ी रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। सपोज बहुत तेज़ी से हवा आई और ये बुक उड़ी और गिर गई नीचे, ये बुक उड़ी और गिर गई नीचे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? बॉडी वहीं पड़ी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, पर जैसे ही हवा चली, बाहर से कोई फोर्स आई, टेबल के ऊपर पड़ी हुई बुक उड़ गई, दूर गिर गई, है ना। तो ये क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर से सुन लो, एन ऑब्जेक्ट ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन until or unless an external force is applied on it। और external force भी कैसी होनी चाहिए? अनबैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर वो अनबैलेंस्ड होगी तभी तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और अगर मूव कर रहा है तो वो रुक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी रुकी हुई है तो गाड़ी रुकी रहेगी, ठीक है, वो नहीं चलेगी। कब तक नहीं चलेगी? जब तक कोई फोर्स नहीं लगाता। अच्छा, फिर गाड़ी चल रही है तो चलती रहेगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता, जैसे ब्रेक नहीं लगाता, राइट। तो ब्रेक एक्सटर्नल फोर्स है, गाड़ी रुक जाएगी। रुकी हुई गाड़ी चल जाएगी, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी चल जाएगी। तो फोर्स दोनों कंडीशन में लगेगी। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने बता दिया आपको। एन ऑब्जेक्ट ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट और in uniform motion until compelled
बाय एक्सटर्नल फोर्स, और ये एक्सटर्नल फोर्स कैसी हो, अगर आप मूव कराना चाह रहे हैं तो अनबैलेंस्ड फोर्स होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जब हम बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जैसे हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं या आप अपनी गाड़ी में भी ट्रैवल कर रहे हो, तो जैसे ही आप सपोज करके पीछे की सीट पे बैठे हो, जैसे ही ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मारे, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हम आगे की तरफ को गिरते हैं, है ना। हम आगे की तरफ को गिरते हैं। भाई क्यों गिरते हैं? क्योंकि जो हमारे पैर होते हैं, हमारी जो टांगे होती हैं, वो कार की सरफेस के ऊपर टच हो रही होती हैं, वो कार की मोशन को फील कर रही होती हैं। तो जैसे जैसे कार की स्पीड बढ़ती है, वो भी उनकी भी इस मोशन में आती जाती हैं। पर जैसे ही कार रुकती है, क्योंकि पैरों से हमने कार को टच किया हुआ है, तो वो पैर हमारे धीरे धीरे करके ब्रेक के साथ साथ मोशन से बाहर आने लगते हैं। बट हमारा जो ऊपर का पोर्शन है वो मोशन में ही रहता है, ठीक है, वो मोशन में ही रहने की कोशिश करता है। बट जैसे ही ब्रेक लग गई, टांगे तो रुक गई कार के साथ साथ, पर हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है वो सोच रहा है कि मैं अभी भी मोशन में हूँ, तो वो आगे की तरफ झुक जाएगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट लॉ समझ आ गया है। इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, वो भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ से रिलेटेड टॉपिक, उसका नाम है इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया एंड मास, ठीक है। इनर्शिया, स्पेलिंग गलत है, इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है, मास तो आपको पता ही है क्या होता है। इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स जड़त्व, जड़। आपको पता है कि पेड़ की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, क्या कभी वो मूव करती हैं? नो, वो मूव नहीं करती। हाँ, उनकी लेंथ जरूर बढ़ सकती है, बट जो उनकी पोजीशन है जहाँ पे पेड़ लगा है वो वहीं रहती हैं, उससे आगे शिफ्ट होके नहीं जाती वो, है ना। पेड़ की जड़ हाँ अपनी वो लेंथ बढ़ा सकती है, बट वो मूव नहीं करती। तो इनर्शिया का मतलब क्या है? इनर्शिया का मतलब ये है कि बॉडी एट रेस्ट। अच्छा, तो बॉडी एट रेस्ट मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता रहे, रुका है तो रुका रहे, जब तक कि कोई बाहर से फोर्स ना लगे तब तक। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है कि वही मैंने आपको बताया, जड़, यानी कि जो चीज़ कांस्टेंट है, मूव नहीं कर रही है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका इनर्शिया ज़्यादा है, जिसका इनर्शिया ज़्यादा है, उसको मूव कराना डिफ़िकल्ट होगा। सिंपल सी बात है, एक हाथी है भाई, एक हाथी को आप धक्का मार सकते हो क्या? हाथी नहीं लेते, चलो एक बहुत बड़ा ट्रक है भरा हुआ पूरा, आप उसको धक्का मार के चला सकोगे? नहीं चला सकोगे। क्यों नहीं चला सकोगे? क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा हो, यानी कि उसका वेट ज़्यादा है, या फिर ऐसे बोल दें जिसका वेट ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा है। तो जिस किसी का भी वेट या इनर्शिया ज़्यादा है, उसे मूव करा पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। जिसका इनर्शिया कम है, उसे मूव करा पाना ईजी रहता है, ठीक है। सो इनर्शिया और मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, जितना कम मास उतना ही कम इनर्शिया, और जिसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा, उसको मोशन में लेके आ पाना उतना ही डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो वो क्या ट्राई करेगा? वो ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट ओनली। तो देखो, ये देखो, मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ आपको। इस वीडियो में देखो, ये आदमी दो बंदों को झूला झुला रहा है ना। एक हल्का है, एक भारी है। जो हल्का है देखो वो कितनी जल्दी से मूव कर पा रहा है, देख रहे हो, आराम से भागा जा रहा है, ठीक है। और जो ये है दूसरे वाला है, ये मूव नहीं कर पा रहा है ना। तो फिर आपने देख लिया ना, जो ये हल्के वाला आदमी है ये ज़्यादा मूव कर रहा है, और जो ये भारी वाला आदमी है ये कम मूव कर रहा है। सो ये क्यों हो रहा है? ये इनर्शिया के कारण हो रहा है। सो जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, उसको मूव कराना डिफ़िकल्ट। जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम, उसको मूव करा पाना ईजी। राइट स्टूडेंट्स, तो ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे आएगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है, उसकी डेरिवेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि उसकी डेरिवेशन जो होती है ना वो पेपर में आती है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है थोड़ी सी, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पढ़ते हैं। सो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है भाई? न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है, सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। न्यूटन सेकंड लॉ ये कह रहा है
कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाएं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाएं तो अगर वो मोशन में आया, सपोज मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई और फोर्स लगाने के बाद वो मोशन में आ गया, तो मोशन में कितना आएगा? वो मोशन में उतना ही आएगा जितनी उसके ऊपर फोर्स लगी है। समझ रहे हो? बिल्कुल नॉर्मल सी तो बात है। आप दुकान पे सामान लेने चले गए, ठीक है, आप दुकान पे सामान लेने गए तो सामान कितने का आएगा भाई? सामान उतने का ही तो आएगा ना जितने आपने पैसे खर्चे हैं। क्यों? ठीक कह रहा हूँ ना स्टूडेंट्स में? सामान उतने का ही आता है भाई जितने आप पैसे खर्चते हो। तो इसी तरीके से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो वो भी उतना ही मूव करेगा जितने की उसकी फोर्स लगी। ठीक है, तो इसमें आपको एक दो टर्म जो है ना वो नई सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। वो टर्म मैं आपको बताता हूँ पहले कि वो टर्म क्या होती है। उस टर्म का नाम है मोमेंटम। क्या नाम है उस टर्म का? उस टर्म का नाम है मोमेंटम। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको पता होगा कि मोमेंटम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा अगर क्लास के टीचर ने पढ़ाया तो, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, तो सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ का पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला है उसका ये, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। ये हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं एक नई टर्म जो आपको सीखनी है, उस टर्म का नाम है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम। मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, और P किसके इक्वल होता है? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। सपोज करके ये कोई है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने यहाँ से कुछ फोर्स लगाई, मैंने यहाँ से फोर्स लगाई तो ये क्या आ गया? ये मोशन में आ गया, ये मोशन में आ गया। ठीक है, जब ये मोशन में आया तो ये कितना मोशन में आया ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करेगा इस फोर्स पे, है ना? तो जितनी ये फोर्स होगी उतना ही ये मोशन में आएगा। ठीक है, तो ये है सेकंड लॉ। अब देखो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, सपोज इस ऑब्जेक्ट का मास है m, सपोज इस ऑब्जेक्ट का मास है m, तो जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगी और ये मोशन में आया तो इसकी वेलोसिटी हो गई, मान लेते हैं v। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v। तो अगर इस मास को इस वेलोसिटी से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इस मास को अगर मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, जो नई टर्म आती है वो क्या होती है? मोमेंटम होती है। तो समझ गए स्टूडेंट्स? तो मास यानी कि कोई चीज़ भाग रही है, रनिंग कंडीशन में है, उसका कुछ मास तो है ही है और कुछ वेलोसिटी से वो दौड़ भी रही है, तो इसी चीज़ को बोलेंगे मोमेंटम। मोमेंटम आपने सुना भी होगा, जैसे कोई बोलते हैं कि कोई क्रिकेटर बैटिंग कर रहा था, बहुत अच्छे से चौके छक्के लगा रहा था, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया चल रहा था, बट सडनली वो क्रिकेटर, वो बैट्समैन आउट हो गया। तो जैसे ही आउट हो गया तो उसके बाद जो नया बैट्समैन आता है वो स्लो रन बना रहा है, तो कमेंटेटर यूज़ करते हैं इस वर्ड को कि अब मोमेंटम टूट गया, मतलब वो स्पीड उस जिस परफॉर्मेंस से मैच चल रहा था वो कम हो गई। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब सेकंड लॉ की डेफिनेशन क्या है? सेकंड लॉ की डेफिनेशन ये है स्टूडेंट, मैं लिख देता हूँ, देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि मोमेंटम जो है टाइम के साथ साथ चेंज होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional टू फोर्स अप्लाइड। मतलब जितनी आप फोर्स अप्लाई करोगे उसी हिसाब से, जितनी आप फोर्स अप्लाई करोगे उसी हिसाब से उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आएगा। P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो सपोज मान लेते हैं भाई, दो बार सपोज बोल दिया कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास है m, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। ओके, मास m, इनिशियल वेलोसिटी u, इसके ऊपर लगाई फोर्स F, तो ये मोशन में आ गया। जब ये मोशन में आ गया तो इसका मास तो m ही रहा, पर इसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, इनिशियली उसका मास m था और उसकी वेलोसिटी u थी, बट जैसे ही फोर्स लगाई उसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, तो अभी जब पहले इसका मास m और वेलोसिटी u है तो भी इसका कुछ मोमेंटम है, तो इसका मोमेंटम क्या है?
m मल्टीप्लाई u, ये मोमेंटम है, इसको बोलते हैं p1। तो जब वेलोसिटी v हो गई तब भी इसका मोमेंटम है वो है mv। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो अब ये क्या कह रहा है अपना न्यूटन सेकंड लॉ, चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम तो चेंज होगा ही, यहाँ से फोर्स लगी है तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ? p2 माइनस p1 दैट इज mv माइनस mu, ये हो गया मोमेंटम चेंज। बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम का चेंज होना टाइम के साथ। तो ये था मोमेंटम और इसको डिवाइड कर दिया टाइम से, और ये मोमेंटम इसको डिवाइड कर दिया टाइम से। ठीक है, तो अब ऊपर से m कॉमन ले लिया, अंदर बच गया v माइनस यू बाय टी। स्टूडेंट अब आपको कंसेप्ट लगाऊंगा, पिछला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है मोशन, याद करो वेलोसिटी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। यस, एक्सेलरेशन। तो ये है v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही, v माइनस यू तो वेलोसिटी ही है, और इस वेलोसिटी को मैं t से डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस वेलोसिटी को t से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या आ गया? m तो पहले से बाहर कॉमन है और इस पूरे की जगह लगा दिया एक्सेलरेशन। और ये सारा का सारा चल क्या रहा है? ये है फोर्स, ये क्या है? फोर्स। सो ये आ गया न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है? ठीक है, इसका एग्जांपल देखो। हाँ देखो, इसका ही देखो, ये फोटो देखो, इसमें ये फुटबॉलर है, देखो है ना, ये बॉल को पुश कर रहा है। तो जितनी ही जोर से ये किक करेगा उतनी ही दूर तक इसकी बॉल चली जाएगी, है ना। जितनी ही दूर तक ये बॉल को किक करेगा उतनी दूर इसकी बॉल जाती रहेगी। तो ये क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ये भी है, देखो ये झूले वाला फिर से दिखा देता हूँ। ये ज़्यादा जोर से झूले को पुश किया तो ज़्यादा दूर गया, कम जोर से करेंगे, कम फोर्स लगाएंगे तो कम दूर जाएगा। तो जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा मोमेंटम, उतना ज़्यादा झूला झूलेगा। जितना कम फोर्स उतना कम मोमेंटम, उतना कम झूला झूलेगा। ठीक है, सो ये हो गया न्यूटन का सेकंड लॉ। अब आ जाते हैं हम इसका कोई एग्जाम्पल। यस, एग्जाम्पल देख लेते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ का एग्जाम्पल होता है भाई क्रिकेटर। क्रिकेटर जब कैच करते हैं बॉल को, क्रिकेटर जब बॉल को कैच करते हैं, जैसे बॉल आ रही है, कैच आ गया तो एक तो कैच पकड़ लिया ऐसे, यार आपने ज़्यादातर देखा होगा जैसे बॉल आ गई तो वो कैच करते हैं, हाथ पीछे जाता रहता है उनका ऐसे मोशन में ना। तो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है कि देखो यहाँ पे हमने पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि टाइम के साथ साथ। तो अगर जैसे बैट्समैन ने हिट किया और यहाँ पे फील्डर खड़ा है, फील्डर ने एकदम से आगे से ऐसे पकड़ लिया तो उसको बहुत चोट लगेगी। बट अगर वो बॉल आ रही है, उसको ऐसे पकड़ा और ऐसे ऐसे यहाँ तक लेके आया धीरे धीरे, तो होता क्या है? बॉल की मोशन के साथ साथ पीछे पीछे आया, बॉल को धीरे धीरे करके रोका। धीरे धीरे करके मतलब आप कह रहे हो धीरे धीरे क्या सर, है तो एकदम से रोक देता, कैच पकड़ लेता है। बट कैच जब पकड़ते हैं तो कैच पकड़ने के साथ साथ हमारे हाथ पीछे भी जाते हैं, ऐसे पीछे। तो जब हाथ पीछे जा रहे होते हैं तो हो क्या रहा है? टाइम ले रहे हैं हम, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। सेकंड्स के हिसाब से हमने टाइम बढ़ा दिया, बॉल को कैच करते करते 1 सेकंड ले लिया। तो जैसे ये टाइम हमने इंक्रीज़ किया तो फोर्स जो है कम हो जाती है और मोमेंटम जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से चोट कम लगती है ना। थोड़ा गाना गा लें क्या? हाँ, गाना ही गाया जैसे एग्जांपल लिया था। हाँ ठीक है, सो ये हो गया न्यूटन सेकंड लॉ। अब आता है न्यूटन का आखिरी नियम, लास्ट लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन, थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर मैं कोई फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, उतना ही फोर्स, सपोज जैसे मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इसको दबा रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, तो जब मैं इसको जितनी फोर्स मैं इसको लगाऊंगा उतनी ही फोर्स ये बोर्ड मुझे लगाएगा। ये कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ। जैसे कि अगर मैंने कोई बॉल लेकर के दीवार पे मारी तो दीवार से टकरा करके बॉल वापस आएगी। टू एवरी एक्शन, दीवार पे फोर्स लगाई, दीवार उतनी ही फोर्स लगा करके बॉल को वापस मेरे पास। ओके, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब हम चलते हैं
ठीक है। तो चलते टाइम हम अपने पैरों से ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं। जैसे मैं चल रहा हूँ, ठीक है, ये मैं चल रहा हूँ, ये मैंने कदम रखा, ये देखो, ये मैंने, मेरे हाथ पे देखो, ये मैंने कदम रखा, ये मेरी 2 टांगे हैं, ठीक है, यहाँ से देखो, ये दोनों मेरी टांगे हैं। तो ये जो मैंने कदम रखा तो मैं ऐसे पीछे की तरफ करता हूँ, ऐसे पीछे की तरफ पुश करता हूँ। तो ये जो नीचे है, ये अर्थ है, ये मुझे आगे की तरफ करती है। जब मैं फोर्स लगाता हूँ ऐसे, ये मेरे कदम है, ये मैंने कदम रखा, ऐसे पीछे की तरफ किया तो अर्थ ने मुझे आगे की तरफ पुश किया। फिर ये अगली लेग आ गई, ये भी मैंने पीछे की तरफ पुश किया तो ये अर्थ ने मुझे आगे की तरफ पुश किया। तो ये भी क्या है, थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल क्या है, बोट से बंदा उतर रहा है, ठीक है, बोट से बंदा उतर रहा है और सामने ही किनारा है। तो जैसे ही वो जंप करके उतरता है तो फोर्स लगाता है, ऐसे उछलता है ना, फोर्स लगा करके जैसे वो उछलता है, और वो फोर्स लगती कहाँ है, बोट के ऊपर, वो तो जंप मार के चला जाता है बाहर। जितनी फोर्स उसने जंप लगा करके बाहर कूदने के लिए यूज़ करी, उतनी ही फोर्स जो है बोट को लगती है और वो पीछे करके तरफ खिसक जाती है। एक और एग्जांपल, बोट में हम ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, जो उसका वो होता है, जो डंडा होता है, जैसे चप्पू है, जो भी कहते हैं, वो चला रहे हैं, तो पानी जा रहा है पीछे, पानी को हम पीछे करते हैं ना, ऐसे ऐसे हम पानी को पीछे कर रहे हैं, पानी हमें आगे पुश कर रहा है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये फोटो में देख लो, इस फोटो में आपको न्यूटन थर्ड लॉ के सारे पार्ट जो हैं दिख जाएंगे। ठीक है, ये देख लो, ये हो गया। अच्छा, एरोप्लेन का एग्जांपल दे रखा है इसमें, प्लेन ऊपर की तरफ उड़ेगा, ये सॉरी रॉकेट है, रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ेगा, कैसे उड़ेगा, ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, जब नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, आग जलती हुई नीचे आएगी, तो उतनी ही फोर्स से ये ऊपर उड़ जाएगा, है ना, उतनी फोर्स से ऊपर उड़ जाएगा। जैसे कि वही मैं एक बार दिखा देता हूँ, जैसे मान लो ये है कोई रॉकेट, ठीक है, ये कोई रॉकेट है, कोई सैटेलाइट है ये, है ना, जब इसको आप आग लगाते हो तो ये क्या करता है, नीचे की तरफ जो है ना गैसेस छोड़ता है, आग इसके अंदर फ्यूल जलता है और ये नीचे की तरफ गैसेस छोड़ता है। तो जितने प्रेशर से गैसेस नीचे की तरफ छोड़ रहा है, उतने ही प्रेशर से अर्थ इसको ऊपर की तरफ भेज देती है। फोर्स लगी इधर, मोशन हुआ ऊपर। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में इतना ही था, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वो आप मुझे बता सकते हो। इसमें एक टॉपिक पड़ा है मोमेंटम वाला, वो इस बार सिलेबस से कट हो गया है तो इसलिए मैं वो नहीं करा रहा हूँ, बट अगर आप किसी ने करना चाहते तो मुझे बता सकते हैं, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और यस, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल से मुझे एक एग्जाम्पल और याद आ गया न्यूटन थर्ड लॉ का। जब हम गोली चलाते हैं, बुलेट फायर करते हैं ना, तो बुलेट क्या होता है, बंदूक से गोली तो आगे की तरफ निकल जाती है, फोर्स लगा उस तरफ, बट वो जो बंदूक हमने चलाई, ठीक है, उसमें बैक साइड पे फोर्स लगता है। जो पुरानी बंदूक आती थी ना बड़ी बड़ी, वो 32 बोर ऐसे करके चलाते थे, तो जो वो ऐसे चलाते हैं, बुलेट तो आगे जाता है, जैसे वो चलाई तो झटका लगता है बैक साइड पे, जितनी फोर्स से वो आगे गया उतनी फोर्स से पीछे। ठीक है, इसे रिकॉयल ऑफ द गन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके न्यूमेरिकल देख लेना। अगर मुझे थोड़ा टाइम लगा तो मैं डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स की भी आपको वीडियो बना करके दूंगा। स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आप शेयर कर दो इसे, लाइक कर दो इसे, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू ऑल।